यूनियन बजट 2026-27 जो है आ चुका है। इसके की फीचर्स आप मेरे सामने एक पीडीएफ में देख सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा है। रादर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगने के बाद जैसे ये न्यूज़ आती है कि वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो मार्केट ने बहुत ब्रूटल तरीके से रिएक्ट किया, एकदम मार्केट डाउन गई। इसके क्या मायने हैं समझेंगे आज के सेशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बजट जो है एक मिक्स्ड रिस्पांस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बजट में कोई बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं किए गए, बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए गए। सरकार का ये कहना है कि रिफॉर्म्स के लिए हमें बजट की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म्स हम पिछले साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हमने टैक्स में काफी बड़ी रिबेट दी थी लास्ट जो बजट था, फिर जीएसटी रेट कट किया गया था लास्ट ईयर 22 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूड हैं और बहुत ज्यादा दो चीजों पर फोकस किया गया है। अगर आप आज का जब बजट हम डिस्कस करेंगे, ये पीडीएफ से जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी निटी ग्रिटीज थी, बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने अलग से एक पीपीटी बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से हम इसको डिस्कस कर सकें। अब इसमें दो चीजें जो मैं आपको बोल रहा था कि दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अभी आपने देखा, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो ये जो वीडियो है जो मैंने एक 2.5 घंटे का वीडियो डाला है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको जरूर देख लीजिए अगर आप इस वीडियो को और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। हम कितनी सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील साइन कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगर हम इंप्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक चीजें रखी गई हैं। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स कंप्लायंस को इजी करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, उनको टोन डाउन करके सिविल ऑफेंसेस किया गया है। जैसे कि पहले मतलब हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, पेंडिंग हैं, और उसमें सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? खुद गवर्नमेंट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कहीं ना कहीं उस चीज को कम करने की कोशिश की गई है। उसका अल्टीमेट मोटो क्या है? उसका अल्टीमेट मोटो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है जी, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल प्रोसेसेस को थोड़ा ईज करना, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस रिफॉर्म पे फोकस किया गया है। बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं है, बड़ी घोषणाएं नहीं हैं, बड़े जो है वादे नहीं किए गए। बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, मतलब बैठकर बहुत छोटी छोटी चीजों को फोकस किया गया है। ये सेशन किन के लिए है? ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, या जिन भी एग्जाम्स में इकोनॉमी पूछा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन थोड़ा बीच में बोरिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारा डाटा भी है और बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं थे, प्रोसेस रिफॉर्म्स थे। पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन लगभग लगभग तय है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा है कि सीधा सीधा ये जो बजट हाइलाइट्स हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर लूंगा, अदरवाइज आप गूगल पे शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। सो आइडिया इज कि इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट, अगर आप इन दो के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं ये पढ़ के जाते हैं तो इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। एक तरीके से इकोनॉमी का एक जो है ये मैराथन सेशन ही होगा जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और नई टर्मिनोलॉजीज, नए कंसेप्ट भी इसमें लेकर आए हैं। और बहुत सारी चीजें जो बजट सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक सर्वे में जो है सजेस्ट की गई थी, रेकमेंड की गई थी, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है बजट में।
तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले आता है और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है, बताया जाता है कि इकोनॉमी की हालत क्या है और जो है बजट में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है, मतलब एक्चुअल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि भाई इसको इतना पैसा दिया जाएगा, इसमें ये नई योजना या कह लीजिए नई पॉलिसी स्कीम लॉन्च की जाती है, तो फाइनल उसका इंप्लीमेंटेशन जो है आपको बजट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा सीधा पीपीटी पे चलूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पे हमने थोड़ा सा मेहनत की है, तो आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझने में, खासकर जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं इस बजट में, वो मदद मिलेगी। ठीक है, देखो मकसद हमारा ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा टफ जो है वो पूरा का पूरा पीडीएफ है, उसको हम आपको सिंप्लीफाइड भाषा में समझा दें, पेपर में कंसेप्ट भी समझ आ जाए, डाटा भी याद हो जाए और आप एग्जाम कर में मतलब अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लो। ओके, यूनियन बजट 26-27। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रीवियस वीडियोस का एनालिटिक्स देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी लीव कर जाते हैं सेशन को। तो मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स शो कर देता हूं जो एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, खासकर जो 1 डे एग्जाम्स हैं, जैसे CAPF हो गया, CDS हो गया, जो आपका NDA हो गया, स्टेट सिविल सर्विसेज हो गए, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनियन बजट 1 फरवरी को आया, माघ पूर्णिमा थी, गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस चीज़ को बाकायदा मेंशन किया गया। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है जी, 12 साल पूरे हुए सरकार के, इसको युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहा गया। ओके, सबसे पहले सवाल आता है कि हमारा ये रूपी कहाँ कहाँ से आता है। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए एक बार, इसको पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, इनकम टैक्स 21% इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद आपका आता है GST एंड अदर टैक्सेस। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला पॉइंट याद हो, मैंने उसमें बताया भी था कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं परसेंटेज टर्म में अराउंड 59% है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, विच वॉज 20% इन 1991। तो ग्रेजुअली हमारा टोटल टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस का कॉम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो यहां पर आप यू कैन सी GST एंड अदर टैक्सेस। तो सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका जो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर GST हो गया, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और रुपी गोज टू कहां जाता है, ठीक है, तो इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, ठीक है जी, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, मेजर कंपोनेंट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फर्क होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं? जो सेंटर और स्टेट मिलकर फंड करते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग रेशो हो सकते हैं, 50-50 हो सकता है, 60-40, 70-30, 90-10, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्कीम है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 7%, ठीक है जी, फिर पेंशन 2%, अदर एक्सपेंडिचर, डिफेंस बड़ा कंपोनेंट, ठीक है, मेजर सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज 6%, 3 सब्सिडीज हैं, फूड सबसे बड़ा, ठीक है, फिर फर्टिलाइजर, फिर आपका फ्यूल में LPG सब्सिडी, ठीक है, या जिसको पेट्रोलियम सब्सिडी भी कहा जाता है, दैट इज LPG सब्सिडी, काफी बड़ा चंक है, ठीक है, 6% जो है सब्सिडी, जो है सब्सिडीज, इन 3 सब्सिडीज में ही चला जाता है। ओके, अगर आप एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा है, ठीक है जी, फिर आपका डिफेंस, ये भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या बीच में कोई 3 या 4 उठा लेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एजुकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बट आपको जो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा एजुकेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, हेल्थ का जो है ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, डिफेंस है जो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, एंड होम अफेयर्स अलग है, ठीक है, डिफेंस एंड होम अफेयर्स दोनों अलग अलग हैं, दैट यू कैन शो, यू कैन सी के सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स में कितना बड़ा खर्चा है, ठीक है जी, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपका दी हैं इसमें।
ओके, रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स होता है लमसम रिसीट्स, बल्क रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स होता है डे टू डे रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में दो रिसीट्स मतलब आती हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग मतलब जिसकी वजह से एक ऋण मतलब एक कर्जा है, ठीक है, जिसको बोरोइंग्स के रूप में हम देखते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, सरकार ने किसी कंपनी में पीएसयू में शेयर बेच दिए, बल लमसम अमाउंट आ गया, कोई बहुत बड़ा लैंड पार्सल था वो बेच दिया, उससे एक पैसा आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कैपिटल नॉन डेट जो है क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। और फिर आपका रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक है जी, जो है आपका टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये कुल मिला के यहां पर कहानी दे रहा है कैपिटल रिसीट्स की और रेवेन्यू रिसीट्स की, ठीक है। ओके, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लमसम एक्सपेंडिचर जो बल्क में एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें बल्क में एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, ठीक है, या तो आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, और या फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ये हो गया आपका सैलरीज, पेंशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ओके, तो ये है आपका, फिर आपका ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, तो ये लगातार सरकार यहाँ पर ये शो करना चाहती है कि देखिए हम सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लगातार जो ट्रांसफर है, स्टेट ट्रांसफर्स है, वो बढ़ रहा है परसेंटेज टर्म में, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो कर रही है। और फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 41% जो है टैक्सेस का जो शेयर है वो स्टेट्स को दिया जा रहा है, ठीक है, सो वो कंसिस्टेंट है। ओके, डेफिशिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल डेफिशिट जो है इफ यू कैन सी यहां पर 4.3%, इस साल 4.4%, अगले साल का टारगेट रखा गया है 4.3%। अब ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज मतलब डिक्रीजिंग उसमें है। कोविड के टाइम पे ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था, 9% से ज्यादा चला गया था। स्पेशल कंडीशंस थी, 100 साल में पहली बार ऐसी कोई महामारी आई थी, ठीक है, बट वो सरकार कंसिस्टेंटली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट भी आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग उसमें है। प्राइमरी डेफिसिट, जब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट कम कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम जो एक्सपेंडिचर एसेट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे एसेट्स लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है, तो ये इसके लिए प्लीज वॉच द इकोनॉमी मैराथन सेशन, ठीक है, मैंने इकोनॉमी मैराथन सेशन लिया है, उसमें मैंने ये सारी टर्म्स बहुत डिटेल में समझाई हैं, ठीक है, आप चैनल पे सर्च कीजिएगा इकोनॉमी मैराथन, आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमें मेन डिस्कस करना है बजट, कि बजट में क्या क्या चीजें हैं, बजट इस साल के बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सरकार ने कहा कि भाई हमारी कमिटमेंट है कि डेट टू जीडीपी जो है अभी हमारा है लगभग 56.1% ऑफ जीडीपी, अगले साल का टारगेट है 55.6% जीडीपी, और 2030-31 तक हम जो है 50% प्लस माइनस वन, मतलब मोटा मोटा 50% डेट टू जीडीपी ले आएंगे। सीधा सीधा ये किस चीज को शो कर रहा है कि हम जो है बहुत ज्यादा डेट पे फोकस नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज में डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा रहता है उसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म जो है उसमें देखने को मिलता है। और कई बार जो है अगर मान लीजिए आपके रेवेन्यू सोर्सेज में कुछ कमी आई, जैसे श्रीलंका की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा, बीच में कोविड आया, टूरिज्म बंद हो गया, एकदम इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, सो वो कंडीशन जो है नहीं होनी चाहिए, मतलब एक कंफर्टेबल लिमिट में आपका जो है डेट होना चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल डेफिसिट की कहानी मैंने आपको बता दी है। ओके, सो नॉन डेट जो रिसीट्स हैं, ठीक है, 34 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ये 25-26 का, ये लास्ट ईयर के जो बजट का, और इस साल जो कैप एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल लगभग 50 लाख करोड़ था, वो अब 53,50,000 करोड़, ठीक है जी, और फिजिकल डेफिसिट का ये एस्टिमेट रखा गया है। ओके, तो अब मैं जो जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी उसी क्रम में चलूंगा, ठीक है, उसी क्रम में जो जो चीजें उन्होंने डिस्कस करी, क्या क्या उन्होंने मुद्दे लेकर आए, क्या स्कीम्स की बात करी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा मैंने कहा बहुत इसको क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ कुछ चीजें जो क्रिटिसिज्म वाली हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट प्रोसेस रिफॉर्म पे फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस था, ठीक है जी। सो
अब सबसे पहले सरकार ने थोड़ा सा, भाई जब भी एक बजट स्पीच शुरू होती है तो पिछले सालों में हमने क्या अचीव किया है वो बताया जाता है। क्योंकि 12 साल हो चुके हैं सरकार को, तो वो अचीवमेंट्स बताएगी कि भाई 7% सस्टेन्ड ग्रोथ है, फिस्कल डिसिप्लिन को हमने मेंटेन किया है, ठीक है जी, इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर है जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा, ठीक है, एक्शन ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे एक यूपीए 2 की टर्म में मतलब टेन्योर में कहा जाता था कि पॉलिसी पैरालिसिस, वो नहीं है, एक्शन पे हमारा फोकस है, हम ये नहीं है कि डावाडोल चल रहे हैं। उसके अलावा रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, ठीक है, कि मतलब जैसे बिग बैंग रिफॉर्म्स जैसे होता है, या रिटोरिक हम ये करेंगे, हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं लगातार, ठीक है। अब इसको लेकर ऑब्वियसली कोई ये कह सकता है कि नहीं ये चीज नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज्यादा हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ जो है फोकस कर रहे हैं। ओके, सब्सटेंशियल पॉवर्टी रिडक्शन, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी जो है कहते हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बात कही गई है। ओके, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं? एक्सटर्नल चैलेंजेस जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किए गए थे, ट्रम्प भाई साहब हैं, टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया भर में, कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती थी वो आपको नहीं देखने को मिल रहा, ट्रेड और मल्टीलेटरलिज्म पैरल, ठीक है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही हैं, चाइना सिल्वर को एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो है एक कंसर्न है, सप्लाई चेन हमने देखा कि किस तरीके से डिस्टर्ब रही, न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीज डिमांड ऑन वाटर, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये सारी चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये आप एक, खैर ये पहले से ही पता था, बट पिछले एक साल में ये और ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप फोकस करें सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और वो चीज यहां पर फोकस की है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी लेकर, ठीक है। तो अब यहां पर यह कहा गया कि भाई हमें एम्बिशन भी लेना है और इंक्लूसिव भी होना है, मतलब समावेशी विकास भी करना है, ठीक है, जो है ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट भी होना है, इसीलिए ईयू के साथ हम कर रहे हैं, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज के साथ भी बात चल रही है, एक्सपोर्ट मोर, अट्रैक्ट स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को जो है अट्रैक्ट करना। खैर अब इसमें एक डाउट है, मतलब एक कह लीजिए क्रिटिसिज्म है कि बहुत ज्यादा कोई बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं किए गए एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं कि भाई हाँ यहाँ पर जो है टैक्स को कम किया गया, यहाँ पर टैक्स कम किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट आए, बट एक बड़ा रिफॉर्म नहीं किया गया है। कॉन्फिडेंट स्टेप्स टुवर्ड्स विकसित भारत, ओके। फिर उन्होंने कहा कि भाई 3 कर्तव्य जो है हमारे, फर्स्ट जो है मतलब ड्यूटीज कह लीजिए, इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला है रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की गई। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़नी चाहिए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, नॉट जस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ओके, रेजिलियंस टू वॉलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स, जो दुनिया भर में एक वॉलेटिलिटी चल रही है उसको भी हमें एड्रेस करना है। सेकेंड थिंग इज फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, और कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पीपल। थर्ड इज सबका साथ सबका विकास, हर परिवार तक, हर कम्युनिटी तक, हर रीजन तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका जो बेनिफिट है वो पहुंचे। ओके, नेक्स्ट जो है सपोर्टिंग इकोसिस्टम, 3 पिलर्स। अब यहां पर बताया गया कि भाई 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स रोल आउट किए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डे 2025, जैसे उसमें बेस्ट था, मतलब या सरकार का ही कहना है कि भाई जो एक बड़ा बिग बैंग रिफॉर्म हमने किया जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, जिसका इंपैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेबर कोड्स को जो है नोटिफाई किया गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ताकि सिंप्लीफिकेशन हो। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में कि भाई पहले होता था कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में ओवरलैपिंग भी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। ये कहा गया है कि भाई जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा न्यूज हेडलाइंस पे फोकस नहीं है, ये इन सारी छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया गया। हाई लेवल कमेटी फॉर्म की जाएगी सेंटर ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए, डी रेगुलेशन के लिए, अगेन
जो 1991 में हम बात करते हैं, हाँ जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कहा गया कि डी रेगुलेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, डी कंट्रोल, मतलब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में रोबस्ट, रेजिलिएंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये एक ब्रॉड है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, पहला कर्तव्य 6 इंटरवेंशन एरियाज कहे गए टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, के इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाएगी। पहला पॉइंट क्या आ गया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। अब मैन्युफैक्चरिंग को किस सेक्टर में बढ़ाना है, तो स्पेसिफिक 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स रखे गए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रेजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, भाई जो पहले से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे चल रहे हैं, इट इज लाइक के वो कहते हैं ना कि नए बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो पुराने हमारे स्टेब्लिश्ड हैं और अच्छा कर रहे हैं उनको हम भूल जाएं, उनको भी रेजुविनेट करना है, ठीक है, उनको भी मतलब कहते हैं ना रिवाइव करना है। ओके, क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव हैं, ज़्यादा लोगों को जो है नौकरियां देता है, तो उस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट इज पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और 10%, पिछले साल के मुकाबले में 10% और ज़्यादा खर्चा किया जाना है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का, ठीक है। ओके, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग के यूएस वेनेजुएला पे हमला कर रहा है, वो सारी कहानी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जी में सिक्योर हों फ्यूचर में। अभी भी हम क्रूड ऑयल 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, दिस इज अ न्यू थिंग, ठीक है, दिस इज अ न्यू वर्ड। बेसिकली अगेन इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था, क्या कहा गया था कि भाई जो अर्बन एरियाज है, ठीक है, उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। उन अर्बन एरियाज में भी जो सर्टन इकोनॉमिक रीजन्स हैं, अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे एक टर्म आता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सीबीडी, या जिस भी शहर में आप रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो जो आपके नियरेस्ट शहर है, तो एक होता है ना मेन मार्केट होती है जहां पे बैंक्स हैं, मेन मार्केट, आप कहते हैं ये शहर की मेन मार्केट है जी, ये मेन बिजनेस रीजन है, उसको डेवलप करना, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट जो है, मतलब अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं, बायोफार्मा शक्ति, ठीक है, बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट। अब यहां पर एक चीज रिकॉग्नाइज की गई है, ये दुनिया भर की कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि जब एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है तो क्या होता है, कहते हैं ना लोग जंक फूड, फास्ट फूड खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अच्छा, जब डेवलपिंग होता है तो क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, मतलब छूने से फैलने वाली ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उसका परसेंटेज बढ़ चुका है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो अब जो है इन पे भी फोकस किया जाए, मतलब कहने का मतलब कि इन जो जो ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं, इन पे आप जो है सरकार जो दवाइयां हैं वो बनाई जाएं, इस पर रिसर्च हो, ठीक है, मतलब जो आपका मेडिसिन हैं उसमें इसकी प्रोडक्शन हो। सो डिजीज बर्डन शिफ्टिंग फ्रॉम टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सो लॉन्जिविटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, तो सस्ते में ये दवाइयां प्रोवाइड की जाएं। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक ये कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको नाइपर भी कहा जाता है, ठीक है, एनीबडी फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, ठीक है, या मेडिकल बैकग्राउंड मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स और खोले जाएंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी 7 जो नाइपर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। 1000+ एक्रेडिटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। तो भाई आप जब आपको रिसर्च करनी है, आपको और ज़्यादा फार्मेसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं ये बढ़ाने पड़ेंगे। तो सीधा, क्योंकि इंडिया को क्या कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सो उस पे भी फोकस है, अगेन प्रोडक्शन पे फोकस है। अभी अगर आपने इंडिया ईयू ट्रेड डील की बात जब हम करें तो उसमें भी यही था कि मतलब वन ऑफ द बेनिफिट्स में ये था कि इंडिया के फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको बेटर एक्सेस मिलेगा ईयू की मार्केट का। तो उसके लिए पहले से कह लीजिए एक जो है भूमिका तैयार की जा रही है, उसके लिए उस प्रोसेस को ईज आउट किया जा रहा है। स्ट्रेंथन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कैडर, बहुत इंपॉर्टेंट।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक सेशन में मतलब एक चैनल में लिखा भी है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो बजट आया है इसको क्या है ना कि बहुत लोग सुपरफिशियली पढ़ के ना बस अपना एक राय दे दे रहे हैं कि अच्छा है बुरा है, बट इसको पढ़ कोई नहीं रहा है। मैं ट्रस्ट में इसको पढ़ने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है समझने में, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लाने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक ना पिछले कुछ सालों से काफ़ी डिबेट चल रही है कि जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, जैसे एक तरफ आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जर्नलिस्ट हैं, है ना, किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं है, एक है स्पेशलिस्ट हैं जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, ठीक है, इस तरीके से जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज जिनको कहा जाता है। तो उसमें इसमें कहीं ना कहीं वो स्पेशलिस्ट सर्विसेज को रिकग्नाइज किया गया है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशलिस्ट लोग आए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कैडर होगा, मतलब एक आप इसको इस सिंपल भाषा में समझें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जो इस चीज को रिव्यू करेंगे, जो इसके बारे में जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कोई जर्नलिस्ट ऑफिसर नहीं। तो ये ट्रेंड आपको फ्यूचर में और ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अ डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ओके, मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड अप्रूवल टाइम फ्रेम्स, तो ये ठीक है जी, हमें ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में आना है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब उसमें कहा गया कि भाई जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 था, अब हम 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें जो हमने मतलब कह लो जो भी हमारी लर्निंग्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे और नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अब जैसे इसमें इन्होंने कहा कि भाई इक्विपमेंट और मटेरियल को प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां असेंबल कर रहे हैं। तो जो इक्विपमेंट है, मटेरियल है, फुल स्टैक इंडियन आईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि भाई हर एक प्रोसेस, डिजाइन भी इंडिया में हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल जो प्रोडक्ट है बनके वो भी इंडिया में, मतलब सप्लाई चेन में पूरा का पूरा भारत में बने, ये जो है कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। इसके अलावा 45 सप्लाई चेन्स, अगेन भाई अपनी सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करो, जहां जहां से जो भी मटेरियल आ रहा है वो ठीक हो। 45 मतलब कहीं ना कहीं किलेबंदी जिसे कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग करना, और मल्टीपल सोर्सेस से आपका जो है, जो भी सोर्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, वो होना चाहिए। इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ये बात की गई है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि बीच बीच में आपको बोरिंग लगे, क्योंकि अगेन बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं कहा गया ये कर देंगे, मतलब बहुत निटी ग्रिटीज में गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और पूछता है क्वेश्चन 1 2 3 4 स्टेटमेंट, तो उसमें इस तरीके से निटी ग्रिटीज पूछ रहा है आजकल। ओके, लॉन्च्ड अप्रैल 2025, तो ये इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, ठीक है जी, और यहाँ पर कहा गया कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट डबल द टारगेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, देखो ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, तो उसके लिए बजट डबल किया गया है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, तो ये स्कीम जो है आपकी लॉन्च की गई नवंबर 2025, मतलब हाल ही में लॉन्च की गई है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ कहाँ है, तो केरल से शुरू कर लो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा, तो ये 4 स्टेट्स हो गई आपकी, ठीक है। और माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भारत में होना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ। जितने भी आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, सोलर पैनल्स हैं, इन सब जगह आपका रेयर अर्थ मिनरल्स यूज हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा होल्ड दुनिया में किसका है, चाइना का। नेक्स्ट आपका केमिकल पार्क्स एंड कैपिटल गुड्स, अब इसमें भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें कही गई हैं कि भाई 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स होंगे थ्रू चैलेंज रूट। अच्छा, ये चैलेंज रूट ना कई जगह यूज हुआ है वर्ड, बेसिकली चैलेंज मतलब नॉट चैलेंज वाला, चैलेंज बेसिकली पॉजिटिव तरीके से समझिए कि भाई ऐसा नहीं है कि इस स्टेट को पार्क दे दिया जाएगा, आपको एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव बीडिंग होगी स्टेट्स के बीच में, से समझ लीजिए कि आपको मतलब कुछ क्राइटेरियाज रखे जाएंगे कि आप लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारे रॉ मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो,
तो आपको वो दिया जाएगा। मतलब कोई स्टेट ये ना कहे कि भाई हमें नहीं दिया, उस स्टेट को दिया, और या कोई स्टेट अंडर परफॉर्मिंग है, जबरदस्ती आपने उसको दे दिया। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स में एक कंपटीशन आएगा कि हमें अपना मतलब लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है ताकि ये केमिकल पार्क हमें मिल सके। ठीक है, तो ये एक एक नया चीज जो नया चेंज लाने की कोशिश की गई है। क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक है, इसका मतलब लाइक क्लस्टर्स के बेसिस पे है। ठीक है, एक जगह बहुत सारी चीजें, मतलब वहीं पर पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, मतलब वहीं पे आपका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली। ठीक है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मकसद यही है। ओके, हाईटेक टूल रूम्स, अब इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इसमें पहले वाले में क्या कहा गया, डिजिटली इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो। अब ये कहा गया कि भाई जो भी कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच प्रोड्यूस फर्दर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली। ठीक है, बेसिकली हैवी मशीनरी समझ लीजिए। ठीक है, जो फर्दर गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। अब ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि बहुत सारी कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के बजाय हम भारत में बनाएं। ठीक है, तो हाईटेक टूल रूम्स, 2 लोकेशन, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो डिजिटली इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरोज, लोकल डिजाइन, टेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स। तो कुल मिला के मकसद ये है कि अगेन मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, अब ये भी अगेन कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हम देखते हैं अपने आसपास में, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में बने। ठीक है जी, हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स, ठीक है, जैसे लिफ्ट हो गया, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गए, टनल बोरिंग मशीन्स होगी, ये मैक्सिमम चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये भारत में क्यों नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं वो यहां पर एड्रेस किया गया। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आया था। इसमें क्या किया गया है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लगातार। अब हो क्या रहा है कि जो शिप्स हैं वो फॉरेन के शिप्स हैं, उनमें हमारा ये सामान जाता है। जो कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स फॉरेन में बन रहे हैं। अगेन वो शिप्स भी भारत में बनने चाहिए, वो कंटेनर्स भी भारत में बनने चाहिए, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। ठीक है, सो 10,000 करोड़ उसके लिए रखा गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, प्रोसेस रिफॉर्म पे फोकस है, बहुत छोटी छोटी चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर, अब देखो अभी रिसेंटली जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो लाइक टेक्सटाइल सेक्टर है, $6 to $7 बिलियन, मोटा मोटा अगर हम देखें, उसको उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ सालों में $30-35 बिलियन तक देखते हैं। उसके उसमें क्या था कि अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को काफी एज मिल रहा था यूरोपियन मार्केट में, पाकिस्तान को मिल रहा था, वियतनाम को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारा ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड रहा है, उसको रिवाइव करने की कोशिश है। तो वहां पर ये कहा गया इंटीग्रेटेड सब पार्ट्स, नेशनल फाइबर स्कीम, सेल्फ रिलायंस हो नेचुरल फाइबर में, जैसे सिल्क है, वूल, जूट, ठीक है, मैन मेड फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है, न्यू एज फाइबर जिसको कहा जाता है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन, मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल क्लस्टर्स, जो हमारे पहले क्लस्टर्स पहले कह लीजिए जहाँ पर ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, कैपिटल सपोर्ट फॉर मशीनरी, उनको पैसा देना, ठीक है, ताकि वो बड़ी मशीनें, जो बेटर मशीनें, अपडेटेड मशीनें खरीद सके। ठीक है जी, ओके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन उनको देना। फिर आपका आता है नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। अगेन देखो इस पूरे के पूरे अगर आप इसमें देखोगे, टेक्स इको इनिशिएटिव के एक ऐसा मतलब जैसे एक जगह मतलब हाट लगता है जैसे, ठीक है, आपके घर में, गांव में, शहर में, ठीक है, कहते हैं ना सोम बाजार लगा है, वीर बाजार लगा है, उस तरीके से कुछ उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबल एपरल्स हों। ठीक है, और सामर्थ 2.0। अब ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि सामर्थ 2.0 क्या है, स्कीम किससे रिलेटेड है। सो मॉडर्नाइज टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम, जो लोग हैं उनको भी स्किल्ड होना चाहिए, अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन होना चाहिए। भाई
आप पुरानी मशीनों से, पुरानी टेक्नोलॉजी से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन चैलेंज मोड, अगेन चैलेंज मोड मतलब आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, ठीक है। ओके, फोकस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स वैल्यू एडिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका फायर फाइटर है, ठीक है। फायर फाइटर की एक तरीके की कह लीजिए ड्रेस कोड है, ठीक है, जो उसको पहनना है उसकी ड्यूटी के लिए, तो वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक चीजें हैं उनको तैयार करना, ठीक है, उनमें एक स्पेशलाइजेशन लेकर आना। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एंड स्पोर्ट्स गुड्स, अगेन मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। जैसे पूरे इसमें बहुत ज़्यादा फोकस था अगेन मैन्युफैक्चरिंग पे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, फिर ये कहा गया भाई खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें ग्लोबल मार्केट लेकर आना, ठीक है। क्वालिटी प्रोसेस, फिर इसमें ये कहा गया कि किस किस को बेनिफिट होगा, वीवर्स को, विलेज इंडस्ट्री, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, रूरल यूथ को। और इसमें क्या कहा गया, स्पोर्ट्स गुड इनिशिएटिव, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। हम स्पोर्ट्स को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, पर स्पोर्ट्स गुड्स भी भारत में बने, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी गेम्स हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है या स्पोर्ट्स गुड्स चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोशन, रिसर्च, इनोवेशन, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कहा गया है। जैसे आप देखेंगे पंजाब में, जलंधर में क्रिकेट बैट बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट आपका लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स रेजुविनेशन, जो हमने पहले डिस्कस किया कि लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, ठीक है। आप कह लो जी लुधियाना है, दिल्ली एनसीआर है ना, इस तरीके से बेंगलुरु वाला रीजन जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल, अहमदाबाद हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, ठीक है। सो उन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रेजुविनेट करना, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट आपका चैंपियन एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच। यहाँ पर एक ग्रोथ फंड रखा गया है 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड, जिसमें फ्यूचर चैंपियंस मतलब जो अभी के एसएमईज हैं वो फ्यूचर में जाकर बड़े हों, ठीक है, ग्रो करें। कुछ उनको इंसेंटिव दिया जाएगा सिलेक्टेड क्राइटेरिया पे। एक सेल्फ रिलायंट फंड रखा गया है। अब देखो इसको लेकर थोड़ा सा वो है कि अब 2000 करोड़ का टॉपअप किया जाएगा। 2000 करोड़ अगर आप इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखोगे, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। यू माइट फील कर 2000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, बट इट्स वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। ओके, सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस, मेंटेन एक्सेस टू रिस्क कैपिटल, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं, और इसको किसको एक्सेस मिलेगा क्या है वो निटिग्रिटीज बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई। ओके, एनीवेज, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ी सी टेक्निकल भी है। चैंपियन एसएमईज लिक्विडिटी सपोर्ट, एक ट्रेड क्या है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो, एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और जो सरकार की बड़ी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको जनरली बड़ी पीएसयूज को कहा जाता है कि भाई ये छोटे छोटे जो एमएसएमईज है, इनसे जो जो सामान आप खरीद सकते हो वो खरीदो। अच्छा, जब वो सामान खरीदते हैं तो एक इनवॉइस जनरेट होता है कि भाई हाँ जी आपने ये सामान दिया, ठीक है। उसकी पेमेंट होने में कुछ दिन लगते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग अपॉन किस इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है। तो अब क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उन वो बहुत कम मार्जिन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर उनका पेमेंट काफी टाइम तक डिले होता है तो सीधा सीधा जिसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है उनकी, ठीक है। अगर उनको वो पेमेंट समय से मिलेगी तो वो और प्रोडक्शन कर सकेंगे, उनको वर्किंग कैपिटल मिलती रहेगी और वो प्रोडक्शन उनकी रुकेगी नहीं, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अच्छा, इसके लिए अब उन्होंने क्या कहा है कि भाई आप जो है एक जो है लाइक ट्रेड्स फॉर ऑल सीपीएसई परचेजेस फ्रॉम एमएसएमईज, ठीक है, जेम, आप उस इनवॉइस को दिखाकर लोन ले सकते हैं, ठीक है, पैसा ले सकते हैं बैंक से। कि भाई बैंक को पता है कि भाई सपोज आईओसीएल कंपनी को एक जो है किसी छोटी एमएसएमई ने सामान दिया है, मान लीजिए 50 लाख का या 1 करोड़ का, ठीक है। तो उसको पता है कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये 50 लाख 1 करोड़ आराम से इनको दे देगा 2 महीने बाद, तो वो लोन दे देगा उसको, ठीक है, उस इनवॉइस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली किया गया है। इसका मकसद ये है लिक्विडिटी,
ठीक है, पैसा उनको वर्किंग कैपिटल मिलती रहे। सॉरी। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल सपोर्ट, कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम। तो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है, जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जितने भी इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, कॉस्ट जो अकाउंटेंट्स कहे जाते हैं, तो उनको जो है एक मतलब उनके साथ टाई अप किया जाएगा और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को वो हेल्प करेंगे। टियर 2 टियर 3 सिटीज में उनको एक शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज होंगे। प्रैक्टिकल टूल डेवलपमेंट, कैसे मतलब उनको जो है कैसे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हेल्प लेनी है, कहाँ प्रोडक्ट बेचना है, कैसे रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें उनको समझाई जाएंगी। ठीक है, क्रिएट एक्रेडिटेड पैरा प्रोफेशनल्स। तो इससे होगा क्या, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनको भी काम मिलेगा और जो छोटे एमएसएमईज हैं उनको भी प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगी, वो भी ऑर्गेनाइज्ड जो है मतलब उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आप देखिए 11,20,000 करोड़ था, वो बढ़कर 12,20,000 करोड़, मतलब सीधा सीधा 1,00,000 करोड़ रुपए और खर्चा होगा किस पे, आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो जैसे मैंने कहा कि ये फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इसको पिछले कुछ सालों में अगर कंपेयर करेंगे तो मात्र 5-6 साल पहले ये मतलब 4-5 लाख करोड़ था, तो ये मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है ये नंबर। ठीक है, सो और इसमें भी जो फोकस किया गया है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज पे किया गया है। अब उसके कारण ये भी है कि भाई एक तो माइग्रेशन रुके टियर 1 सिटीज में, बहुत ज़्यादा टियर 1 सिटीज जो हैं ओवरबर्डन ना हो। टियर 1 सिटीज़ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कंजेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ डेवलप करनी ज़रूरी हैं अगर आप लाइक एक बहुत अच्छी पेस पे ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, सो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनकी मदद ली गई है। ये क्या है, बेसिकली ऐसे समझ लो कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से कम नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे? आप कहते हो कि जी मैं तो महीने का 5,000 रुपये निकाल सकता हूँ, तो उस वो अमाउंट लेके जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही ये रिट्स में या इनविट्स में आप कर सकते हो इन्वेस्ट। तो वो पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करके बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क एंड एसेट मोनेटाइजेशन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो गारंटी फंड, अगेन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है लंबे समय के लिए, जैसे हाईवे का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल क्रेडिट गारंटी दी गई है लेंडर्स को, एड्रेस कंस्ट्रक्शन फेज रिस्क। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज़ को एड्रेस किया गया था कि ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सीपीएसई रियल एस्टेट एसेट मोनेटाइजेशन, भाई बहुत सारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो उनके जो रियल एसेट है उसको कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है। मोनेटाइज करने का मतलब कि या तो वो रेंट पे दें या उसको सेल करें, तो उससे उनको रेवेन्यू आए। ठीक है, और क्योंकि वो एक्स्ट्रा लैंड जो है किसी और बिजनेस के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका फ्राइट कॉरिडोर्स एंड वाटरवेज। सो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, एक नया रूट बनाया जाएगा दानकुनी कलकत्ता, ठीक है, टू सूरत, सो ईस्ट टू वेस्ट, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कार्गो मूवमेंट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक डेडिकेटेड जो है कॉरिडोर बनाने की बात, नेशनल वाटरवेज को यूज करने की बात, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि भाई नेशनल वाटरवेज, क्योंकि रोड और रेल से जो है अगर हम वाटरवेज की बात करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। तो 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, जैसे हाईवेज है, नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे अगले 5 साल में। नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा में, ठीक है, तालचेर इसको कनेक्ट करता है अंगुल मिनरल एरियाज, ठीक है, पारादीप धामरा पोर्ट्स इसको कनेक्ट करता है। इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। शिप रिपेयर सिस्टम, अब यहां पर यह कहा गया कि जो इनलैंड वाटरवेज फैसिलिटीज हैं उन पे फोकस किया जाए, जैसे वाराणसी है। देखो अगेन मकसद क्या है, मकसद ये है कि जो माल भाड़ा रेल के थ्रू या रोड के थ्रू जाता है
ठीक है, सामान जो हमारे कंजम्पशन के लिए है वो बाय जो हमारी नदियां हैं, बाय रिवर्स वो जाए, ठीक है। और अब उसके लिए क्या होगा, शिप्स यूज होंगे, शिप्स की मेंटेनेंस होगी, शिप बिल्डिंग होगी, तो उस सेक्टर को भी बेनिफिट होगा, प्लस सामान भी जाएगा, और एक जो कंजेशन है रोड्स पे और रेल पे वो भी कम होगा, ठीक है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, तो ये भी यहां पर जो कोस्टल एरियाज में है, ठीक है, उसमें जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मुंबई से आपको गोवा सामान पहुंचाना है, ठीक है, तो एक तो है कि रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, एक है आप सी रूट के थ्रू यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका सी प्लेन एंड सीसीयूएस। सीसीयूएस होता है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग, समुंदर में, या समुद्र नहीं, नदी में भी आप कह सकते हैं, प्लेन जो है आके लैंड कर रहा है, ठीक है। ये रिसेंटली गुजरात में भी इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। तो इससे होगा क्या, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टूरिज्म, ठीक है। वीजीएफ होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, तो बेसिकली फंडिंग दी जाए, भाई कितना उसमें फंडिंग एक कंपनी लगा सकती है और कितनी फंडिंग सरकार या और माध्यम से उसको दी जा सकती है, ठीक है। सो 5 सेक्टर्स, ठीक है जी। अब इसमें कार्बन कैप्चर, अभी हमें मतलब क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। अब ये जितने भी सेक्टर्स हैं, पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, केमिकल्स, जिसको कोर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस करते हैं, तो उन कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए भी बजट रखा गया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, आई होप अभी तक सब लोग बने हुए हैं, ठीक है, जो खासकर सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो आई नो कि यहाँ तक बने हुए हैं। थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोसेस रिफॉर्म पे फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस था बजट में, ठीक है जी। और अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हैं, सीएपीएफ दे रहे हैं, एसएसबी, सीडीएस, एसबी लेक्चरेट्स दे रहे हैं, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के आएंगे, बोल के आएंगे, तो आपके आंसर में एक अलग लेवल की क्लैरिटी दिखेगी, ठीक है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, सिटीज एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा फोकस होता था रूरल एरियाज पे, रूरल एरियाज में भी फोकस है, आगे हम देखेंगे स्लाइड्स, बट सिटीज को रिकग्नाइज किया गया है। फ्यूचर का इंजन जो मतलब कहते हैं ग्रोथ ऑफ इंजन है, वो सिटीज हैं, और उसमें भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे फोकस किया गया है, टीयर 2 टीयर 3 टेम्पल टाउन्स, ठीक है। ओके, सो इकोनॉमिक रीजन्स मैंने आपको बताया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 जो है ग्रोथ कनेक्टर्स की बात की गई है, मुंबई पुणे, ठीक है। मतलब 2 बड़े शहर उनको कनेक्ट किया जाए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, मतलब हाई स्पीड रेल से, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल जो है आपका पैसेंजर सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ब्रॉडली बैंकिंग रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं, ठीक है जी। सो उन्होंने कहा कि भाई बैलेंस शीट्स अच्छी चल रही हैं, ये हमने अगेन इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि किस तरीके से ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लगातार जो है कम हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट्स अच्छी चल रही हैं। अब इसमें कहा गया कि एक हाई लेवल कमिटी जो है ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत बनाई जाएगी, जिसका लाइक पूरे के पूरे सेक्टर को रिव्यू किया जाएगा, इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए कैसे हम रेडी हो सकते हैं, फाइनेंसेस अवेलेबल करा सकते हैं, इंश्योर इंक्लूजन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एनबीएफसी रीस्ट्रक्चरिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे एग्जांपल दिया गया कि भाई जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, अब ये दोनों जो है एक तरीके से एनबीएफसी हैं और दोनों सेम सेक्टर में काम कर रही हैं, ओवरलैपिंग है, तो मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था कि बैंक्स मर्ज हुए थे, ठीक है, रिसेंटली, थोड़ा समय हो गया अब तो, ठीक है। सो अचीव स्केल एंड एफिशिएंसी, तो सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, सो मर्ज इट, स्केल बड़ा हो सकेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, ताकि जो रिडंडेंट प्रोसेसेस हैं उनको हटाया जा सके, एफिशिएंसी लाई जा सके, ठीक है। फेमा रिव्यू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या कहा गया, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो बहुत सारे कंपनीज जो है
कह लीजिए लोन लेती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो उसको ईज आउट किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फेमा, ठीक है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स और कंटेम्प्रेरी यूजर फ्रेंडली नेटवर्क, जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं आज की इंडिया की ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए फेमा में चेंजेस किए जाएं। मतलब देखो, पहले होता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर फेमा आया था, उसका यही था, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट और लाया गया। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ, मतलब कहते हैं ना कि हवाला का पैसा ही आ रहा है, या नेगेटिव चीज़, नेगेटिव तरीके से मत सोचिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शहर हैं, ठीक है, जो बड़े कह लीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बीएमसी, ठीक है, तो वो जो है अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज करे, तो वो क्या करे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करे। बॉन्ड्स क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एक फिक्स्ड ब्याज पे जो है पैसा रेज करें। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप फंड्स रेज करोगे, ठीक है, अगर आप 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज करोगे, तो 100 करोड़ तक का जो है आपको एक तरीके से रियायत दी जाएगी, एक जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। अब 1000 करोड़ मतलब मान लो दिल्ली है, ठीक है, या मुंबई है, बहुत बड़ा कह लीजिए वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उसको मतलब इंसेंटिवाइज किया गया है कि अपने लेवल पर आप रिसोर्सेस को मैनेज करो। ठीक है, अमृत स्कीम, अब छोटे शहरों के लिए क्या होगा, छोटे शहरों के लिए जो है स्कीम कंटिन्यूज फॉर स्मॉलर मीडियम टाउन्स अप टू 200 करोड़। ठीक है, सो मकसद ये है सेल्फ रिलायंस, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं वो अपने लेवल पर रिसोर्सेज को रेज करें, खर्च करें, रेवेन्यू देखें कि कहाँ से रेवेन्यू आएगा। सो दे आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट लाइक डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट कि वो हमें पैसा दे। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिविजुअल, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड किया गया है। ये टर्म सीधा सीधा पूछी जा सकती है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश की गई है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, देखो पहले क्या होता है कि आपने एक टर्म सुना होगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो जो एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, एचएनआई है, जो फॉरेन में बैठा है, तो वो जनरली डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है इंडिया की स्टॉक मार्केट में, वो पी नोट्स के थ्रू करता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। अब उसको लेकर कई बार ये रहा है कि भाई वो कहाँ से फंड आ रहा है, किसका फंड आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो एक इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसको ऑब्वियसली उसको कंप्लायंस वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, जो बेसिक है, बट कहीं ना कहीं मकसद क्या है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफपीआई बोलते हैं, जो सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है जी, सो यहाँ पर वो कहा गया कि भाई अगर एक इंडिविजुअल है, तो वो एक कंपनी में पहले था कि जो मान लो कंपनी का सिर्फ 5% तक वो होल्ड कर सकता था, मतलब 5% तक ही शेयर्स होल्ड कर सकता था एक इंडिविजुअल। अब वो लिमिट बढ़ाकर 10% कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सिमिलरली ओवरऑल जो मान लो अब एक इंडिविजुअल है, कई सारे इंडिविजुअल हैं, तो अलग अलग इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली 24% तक इंडियन कंपनी में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड कर्तव्य, सर्विसेज सेक्टर फोकस। ठीक है जी, 25 करोड़ इंडिविजुअल्स को जो है आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है कि $3 से जो है पर डे परचेसिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में पर पर्सन जो है अगर कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, मतलब एक बेस लिमिट रखा गया $3। और उसमें ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हाई पावर्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया कि भाई सर्विसेज सेक्टर पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगेन हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे है, सर्विसेज सेक्टर से आज भी, और वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है इकोनॉमी का, वो सर्विसेज सेक्टर ही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप भूल जाएं। ठीक है, सो ग्लोबल लीडर इन सर्विसेज, 10% ग्लोबल शेयर बाय 2047। तो ये कुछ एआई इम्पैक्ट ऑन जॉब, ठीक है, जो उसमें भी कहा गया था। ओके, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। याद कीजिए कोविड का समय, कोविड के समय में क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं हॉस्पिटल्स ने मंगवा ली,
बट बाद में देखा गया कि यार वो मशीन्स को चलाने के लिए हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं हैं। सो एक है आपका डॉक्टर्स, ठीक है जी, लगातार एमबीबीएस की सीट्स ये बढ़ाई गई हैं, बट एक आपका जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है लाइक 10 डिसिप्लिन, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ठीक है, ये जो हैं इनको तैयार किया जाए। अब ये किस में काम आएंगे? जैसे एल्डरली केयर में, जेरेट्रिक और अलाइड केयर सर्विसेज में, ठीक है जी। इसके अलावा मल्टी स्किल्ड केयर गिवर ट्रेनिंग, वेलनेस, योगा, मेडिकल डिवाइसेस। तो इस तरीके से 1.5 लाख केयर गिवर्स को तैयार किया जाए, ट्रेन किया जाए, क्योंकि ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है। तो ये स्किल्ड प्रोफेशनल, अब आप कहेंगे कि जी ये तो कोई भी कर सकता है घर परिवार में, जी नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मिस हैंडल्ड होगा अगर कोई सीरियस पेशेंट, तो इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। तो इस तरीके से बहुत लोगों को नौकरियां प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है। अगर हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी, जब इसराइल ने जो है हमास जो युद्ध शुरू हुआ था, तो उसमें इसराइल को यही अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। बहुत बड़े नंबर में उन्होंने कहा कि हमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भेजिए इसराइल में, उनको बहुत अच्छी वहाँ पर सैलरी वगैरह दी जाएगी। ओके, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब्स, ठीक है, तो ये भी है। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म हमने पिछले कई सालों से देखा है। अगेन इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई थी, 5 लोकेशन पे बात की गई है। इसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे फोकस किया जाएगा। मकसद क्या है? डॉक्टर्स को, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आयुष एक्सपेंशन, ठीक है, योग जो है उन्होंने कहा कि भाई हाँ दुनिया भर में उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट कोविड के बाद और ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ी है, जैसे आयुर्वेद की। सो 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे। आयुर्वेद फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लैब, ठीक है, हायर सर्टिफिकेशन के लिए। और इससे होगा क्या? किसानों को फ़ायदा होगा, यूथ को, और जो एक्सपोर्ट ग्रोथ, और जो ऑब्वियसली आयुष जो डॉक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। और इन सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आयुष के लिए, सॉफ्ट पावर, ठीक है, सॉफ्ट पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेशनल्स, वेटनरी डॉक्टर्स, ठीक है। 16% ऑफ द फार्म इनकम, किसान की 16% इनकम किससे आती है? वो आती है एनिमल हस्बेंड्री से, ठीक है। सो खासकर पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। एंड तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें 20,000 से ज़्यादा एडिशनल प्रोफेशनल्स होने चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, वेटनरी कॉलेज, पैरा वेटनरी कॉलेज, ठीक है, तो ये लैब्स, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाए। ओके, ऑरेंज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इस पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि ये नया टर्म है। सिल्वर इकोनॉमी पता है, ब्लू इकोनॉमी पता है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ठीक है। ओके, एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये एक रिकग्नाइज्ड कंटेंट क्रिएशन, ये एक रिकग्नाइज सेक्टर बन चुका है, ठीक है। खैर ये वाला नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब बहुत ही टेक्निकल एक तरीके से काम है। तो वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन 20 लाख प्रोफेशनल्स चाहिए 2030 तक इस सेक्टर में, ठीक है। बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इसमें। सपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई, ठीक है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। अब सरकार कह रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम इस तरीके की लैब्स को क्रिएट करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। डिज़ाइन एंड एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, है ना। टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिज़ाइन भी हम भारत में करें। भाई सिर्फ मनीष मल्होत्रा ही क्यों हो, ऐसे बहुत सारे मल्होत्राज होने चाहिए, ठीक है, जो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो थ्रू चैलेंज रूट, अगेन ईस्टर्न रीजन फॉर पे फोकस किया जाएगा। बेटर डिज़ाइन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, थ्रू चैलेंज रूट अगेन बिडिंग, कॉम्पिटेटिव बिडिंग आप समझ लीजिए, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर, मल्टीपल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इसमें आएंगे। गर्ल्स हॉस्टल, स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। एक गर्ल्स हॉस्टल पर डिस्ट्रिक्ट खोला जाए। इससे होगा क्या? मतलब गर्ल्स को आप इनकरेज कर रहे हैं कि वो कोर्सेज परस्यू करें स्टेम में, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, ठीक है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग, कैपिटल सपोर्ट,
ये सारी चीज़ें जो हैं लाई जाएंगी। ठीक है जी। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ना, मतलब लाइक जैसे हमने लद्दाख में देख रहे हैं हेनले लेबोरेटरी। ठीक है कि भाई आप देखिए अंडमान निकोबार जाते हैं, वहाँ पर लोग आपको मतलब लाइक क्लियर स्काईज हैं कि हाँ आपको जो है जो एक्स्ट्रा मतलब टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड जिसको हम कहते हैं, वो दिखाया जाएगा। सो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप सेटअप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, तो ये सारी चीज़ें हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। मकसद अगेन टूरिज्म बढ़ेगा, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऑब्वियसली फिर उससे जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारी चीज़ें। ओके, टूरिज्म इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अगेन देखो पूरे के पूरे चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट, देखो बहुत लोगों का ये कहना है, अगर आप इसको ब्रॉडली सुनोगे या पढ़ोगे तो सब लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं किया गया, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ही जो है की गई हैं, प्रोसेस सेट किए गए हैं। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग। अब इसमें देखो जैसे कहा गया कि भाई टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग, आप किसी जगह जाते हैं, आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आप मतलब लाइक आई स्टिल रिमेंबर बहुत साल पहले आगरा गए, ताजमहल गए, तो गाइड ही सेड कि भाई हमने कहा नहीं ठीक है, आई 5 या 6 लोग थे, तो ही सेड कि नहीं आपको मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बताऊंगा, एंड वी फाइनली एग्रीड कि ठीक है। इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब वो जो बारीकियाँ उसने बताई, आई डोंट थिंक कि हमें कोई भी बता सकता था या हम खुद से उसको ऑब्जर्व कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है टूरिस्ट गाइड, लाइक पायलट स्कीम में 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाए, 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, 12 वीक स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं डेवलप की जाएंगी, और उससे टूरिज़्म बेहतर होगा, एक एक्सपीरियंस बेहतर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने और जगह भी देखा है। ठीक है, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये भी एक इंटरेस्टिंग है पॉइंट। ठीक है, जैसे आप एक लोकेशन लीजिए, ठीक है जी, तो उस लोकेशन में ठीक है एक डिजिटल आजकल वीडियोस बन रही हैं, तो उसको पूरा का पूरा उसका एक बढ़िया से वीडियो बनेगा। ठीक है, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो इससे होगा क्या, लोकल रिसर्चर्स, हिस्टोरियन, कंटेंट क्रिएटर, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, उन सबको जो है काम मिलेगा। तो उसका एक बढ़िया सा वीडियो, उससे दुनिया भर में लोग देखेंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा। ठीक है, प्लस उसको बनाने के प्रोसेस में भी बहुत लोगों को काम मिलेगा। ओके, इको टूरिज्म ट्रेल्स। ठीक है जी, तो इको टूरिज्म के लिए कुछ कुछ स्टेट्स, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू वैली, विशाखापट्टनम के पास में। ठीक है, पोडी गई मलाई, वेस्टर्न घाट्स। अब देखो ये वाले कुछ 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 क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लेगा, अराकू वैली कहाँ है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पोडी गई मलाई कहाँ पर है। ठीक है, टर्टल ट्रेल्स, ठीक है, टर्टल्स को देखने के लिए। ठीक है, कोस्टल नेस्टिंग साइट्स में उड़ीसा, कर्नाटका, केरल में। तो अगेन ये क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देना। बर्ड वॉचिंग ट्रेल, पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026 में फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट होने जा रही है। अगेन टूरिज्म प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जिसमें लोथल है, धौलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर आप उसको करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मान सकते हो, बजट का क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी, राखी गढ़ी। ठीक है, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेप पैलेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगेन द आइडिया इज सॉफ्ट पावर है, कल्चर प्रमोट होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्टर, खेलो इंडिया मिशन, ट्रांसफॉर्म स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है जी, ट्रेनिंग सेंटर्स, कंपटीशन एंड लीग्स को, देखो कंपटीशन एंड लीग्स जब होती हैं तो क्या होता है, ये आजकल हम ये जो आईपीएल इतना सक्सेसफुल देख रहे हैं, तो ऐसी और बहुत सारी लीग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा एथलीट्स को, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगेन ये हमने ऑरेंज इकॉनमी में भी देखा, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा। सिक्योरिटी पर्सनल जो उसके मैनेजमेंट में लगे हुए हैं लोग, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन।
ठीक है, कोचेस डेवलपमेंट अगेन, और एक ब्रॉड फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। 4 टारगेटेड एरियाज हैं इसमें। पहला है किसानों की आय बढ़ाना, ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, दिव्यांगजन, ठीक है, स्पेसिफिकली जो है दिव्यांगजन की बात की गई है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, और फिर वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे एम्पावरिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा केयर, और रीजनल फोकस, जैसे पूर्वोदय स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक्सेलेंट डेवलपमेंट। तो एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगेन देखो, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री पहले भी हमने देखा बड़े लेवल पर किसानों की आय का एक बड़ा जो है सोर्स है। ओके, सो वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग में कोस्टल एरियाज, मार्केट लिंकेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, जिसे लाइक फिश प्रोडक्शन के लिए या एक्वाकल्चर के लिए जो खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कह लीजिए रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है ताकि बढ़े, ठीक है, एक्वाकल्चर बढ़े, ठीक है, फिश एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें बढ़ें, ठीक है। तो ये जो है इन पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। अब यहां पर भी स्पेसिफिकली कहा गया कि कोस्टल एरियाज में जैसे कोकोनट प्रोडक्शन है, सैंडलवुड प्रोडक्शन है, कोकोआ, कैशू, इनको फोकस किया जाए, क्योंकि ये क्या है, कैश क्रॉप्स हैं और बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और बहुत कह लीजिए इसमें वैल्यू एडिशन करके आप बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हिली रीजन में आलमंड्स, है ना, बादाम हो गया, वॉलनट्स हो गया, पाइन नट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगार ट्रीज। तो अगेन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फार्मर इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें। अब अगेन कोकोनट में जैसे कहा गया कि भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इंडिया, ठीक है, 3 करोड़ लोग इस पे डिपेंडेंट हैं भारत के, इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसमें कहा गया कि 1 करोड़ तो सीधा सीधा फार्मर्स हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, जो ओल्ड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज हैं उनको रिप्लेस करना। ओके, कैशू, गोवा सेल्फ रिलायंस इन कैशू प्रोडक्शन, काजू बेसिकली, ठीक है, काजू से फेनी गोवा में रिसेंटली गोवा ने उसको एक जो है इंपॉर्टेंट ड्रिंक के रूप में रिकग्नाइज किया, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सैंडलवुड इकोसिस्टम। अगेन मोटा मोटा चीज़ें वही हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नट्स भारत विस्तार, ठीक है, नट्स प्रोग्राम में अगेन हिली एरियाज में वॉलनट्स है, आलमंड्स है, ठीक है। अगेन जो लो यील्डिंग ऑर्चर्ड्स हैं उनको रेजुविनेट कैसे किया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब इसमें भी एआई को यूज करने की बात की है, मल्टीलिंगुअल एआई टूल, ठीक है, एग्री स्टैक पोर्टल्स। अगेन इस यही इसका क्रिटिसिज्म भी है इस बजट का, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों में गए हैं, बड़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, हर एक बहुत माइन्यूट चीज़ों को डिस्कस किया है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये माइन्यूट चीज़ें बाद में भी कवर की जा सकती हैं, आपका मकसद है आप बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स लेकर आओ। सरकार ये कह रही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन छोटे छोटे नुएंसेस को समझना और उसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस रिफॉर्म्स जिसको सरकार कह रही है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी मार्ट्स, ठीक है, शी इज लाइक फॉर फीमेल्स, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो यहाँ पर लिखा गया सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। तो बेसिकली जो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मान लीजिए कुछ भी अचार है, पापड़ है, कुछ भी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उनके लिए मार्केट हो, ठीक है, मार्ट्स हों, जैसे बड़े बड़े मार्ट्स हैं, ठीक है, वैसे। सो लखपति दीदी प्रोग्राम, ठीक है, सो कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स विद इन क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाए। एम्पावरिंग दिव्यांगजन कौशल योजना, सो दिव्यांगजन कौशल योजना, अगेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, सो उनको कुछ सूटेबल सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर है, बैठ के काम करना है, लाइक मतलब वो पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, टास्क ओरिएंटेड, प्रोसेस ड्रिवन, एवीजीसी, ठीक है, वो एविएशन है ना, कॉमिक्स, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, अगेन इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग मिले उनको, ठीक है, कस्टमाइज्ड हो हर दिव्यांगजन ग्रुप के लिए, डिग्निफाइड लिविंग अपॉर्चुनिटीज़,
ठीक है, दिव्यांग सहारा जो है योजना। सो एलिम्को सपोर्ट, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको कहा गया कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ावा दें। ठीक है, और इसके अलावा पीएम दिव्यश केंद्र, ठीक है जी, जिसमें एग्जिस्टिंग जो सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका असिस्टेड टेक्नोलॉजी मार्च, अगेन जो मतलब जो भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स हों जिसमें वो जाएं। ठीक है, मान लीजिए किसी को व्हील चेयर चाहिए फॉर एग्जांपल, या कुछ भी मतलब हियरिंग एड चाहिए, तो वो वहाँ पर जाएं, उसको चेक करें, उसको ट्राई करें। ठीक है, जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं। ठीक है जी, ओके। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा सेंटर निम्हांस 2, ठीक है। अब क्या था, नेशनल मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज जो इंस्टीट्यूट है वो बेंगलुरु में, अब वो नॉर्थ इंडिया में भी आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज किया गया है, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची में और एक तेजपुर में, तेजपुर असम में। ठीक है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर 50% कैपेसिटी इंक्रीज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर पुअर। तो मेंटल हेल्थ को एक रिकग्नाइज करना और उस पर काम करना, ये थोड़ा सा रिसेंट टाइम में हमें देखने को मिला है। पूर्वोदय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है जी, 3 इनिशिएटिव, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें वेल कनेक्टेड नोड होगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, टूरिज्म डेस्टिनेशन 5 डेस्टिनेशन इन 5 पूर्वोदय स्टेट्स। ठीक है, 4000 ई बसेस दी जाएंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनमें टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थिरावाड़ बुद्धिज्म, महायान या वज्रयान, देखो वज्रयान बुद्धिज्म कहाँ था, तिब्बत वाले रीजन में। महायान कहाँ था, चाइना, कोरिया, जापान। और हीनयान बुद्धिज्म वो कहाँ पर आपको मिलता है, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये सबका कन्फ्लुएंस है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर आपको वज्रयान बुद्धिज्म मिलता है, तो तीनों का एक कन्फ्लुएंस की बात कर रहा है वो। ठीक है, ओके। टेम्पल एंड मोनेस्ट्री प्रिजर्वेशन, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट आपका वो कहा सर, मतलब बजट में कहा गया कि भाई 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 17 नवंबर 2025 को सबमिट कर दी गई। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, और 281 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे और फिर बताएंगे कि क्या एक्शन लिया। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑब्वियसली ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बताया कि भाई ये जो हमने इस पे एक्शन लिया है, 41% जो स्टेट्स को डिवॉल्व करना है टैक्सेस, वो हम पिछले फाइनेंस कमीशन की तरह इस बार भी उसको पूरा करेंगे। और 1.4 लाख करोड़ जो है ग्रांट में दिया जाएगा स्टेट्स को, और रूरल अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट्स दी जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट को ग्रांट दी जाएगी, ये कहा गया। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या क्या कहा है, अब डायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बहुत सालों से बात चल रही है। जीएसटी ऑलरेडी आ चुका है 1 जुलाई 2017 से, अब डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अनाउंस किया गया, रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट करने की बात की गई, और ये कहा गया कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और कहीं ना कहीं फोकस क्या है, जो नई न्यू टैक्स रिजीम आई है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, सिंपल है जी। पहले था कि भाई इस सेक्शन 80C में इतनी एग्जेम्पशन है, 80C CD, मतलब बहुत सारा कहते ना खचपच थी, बहुत मुश्किल था, बहुत कॉम्प्लेक्स था। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, आपको एक टैक्सेशन एडवोकेट की ज़रूरत थी, बट अब बहुत सिंपल है, इतने से इतने कोई टैक्स नहीं, इतने से इतने 5%, 10%, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है बहुत सिंपल तरीके से। अब आप कहोगे अच्छा फिर टैक्स सेविंग के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, सरकार कह रही है भाई आप अपने तरीके से इन्वेस्ट करो, आप समझदार हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप देखो। ठीक है, ओके। ईज ऑफ लिविंग टैक्स मेजर्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, जो इंटरेस्ट दिया जाता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। मान लीजिए कि व्यक्ति है, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको इंश्योरेंस का पैसा आया, ठीक है, या मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल ने जो है पैसा उनको कहा कि भाई हाँ इनकी कोई गलती नहीं थी, इनको पैसा मिलना चाहिए, उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, नेचुरल है। ठीक है, ओके। सो ब्रॉट विद इन द कॉन्ट्रैक्टर
पेमेंट्स, ठीक है। तो इसके अलावा नो टीडीएस ऑन सच इंटरेस्ट, ठीक है, कोई टीडीएस नहीं लगेगा वैसे कुछ इंटरेस्ट में। अच्छा, उसके अलावा ना ये कुछ मतलब सिंपल भाषा में कहें, टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो उसको इजी किया गया। कुल मिला के आप अगर फॉरेन में घूमने जाना चाहते हैं, एजुकेशन लेने जाना चाहते हैं, या मेडिकल पर्पसेस के लिए जाना चाहते हैं, तो अब वो थोड़ा सा आसान हो गया है, थोड़ा सा मतलब सस्ता हो गया है ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ईज ऑफ लिविंग के लिए फॉर्म एंड रिटर्न्स। अच्छा, बहुत सारी फॉर्म्स एंड रिटर्न्स थी। अगेन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मतलब जो अभी तक पढ़ रहे थे, अगर आपको वो टेक्निकल लग रहा था, तो ये उससे कहीं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी आ गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में आपको बता दूं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाऊं। देखो, इसमें सिंपल सिंपल ये कह रहा है कि भाई इन्वेस्टर था, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा था, वो अब एक फॉर्म चाहिए उसको, ठीक है। तो वो एक फॉर्म से बता सकता है कि भाई हाँ, मेरे पास किस किस कंपनीज के शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि यार ये जो कागजी कार्रवाई है ना सरकार की, इसको थोड़ा आसान किया जाए। तो ये मैंने आपको शुरुआत में सेशन की दो चीज़ें बताई थी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, और दूसरी चीज़ है जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम किया जाए, कि भाई ये फॉर्म भरना है। नहीं, वो मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस, क्या ना, वो मरने की हालत में रहेगा तो वो फॉर्म भरेगा, या वो मतलब इलाज करवाएगा अपना, तो वो वाली बात है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए चीज़ों को। तो वो यहाँ पर करने की कोशिश की है, इसीलिए लिखा है ईज ऑफ लिविंग, लोगों को आसान हो, ठीक है। बहुत सारे जो ऑफेंसेस थे पहले, क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, क्रिमिनल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं, ठीक है। उसमें मतलब पूरा लीगल प्रोसेस काफ़ी टफ हो जाता है, उसको थोड़ा आसान किया गया है, पनिशमेंट को कम किया गया है, पेनल्टीज को कम किया गया है। अगेन सरकार का जो एक बहुत, मैंने कहा कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो सरकार के द्वारा फाइल्ड हैं, तो उसको कम करने की कोशिश की है। अल्टीमेट ये मकसद ये नहीं कि सिर्फ वो कम किया जाए, एक मैसेज देने की बात है कि सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही है, ठीक है। ओके, सो जो आईटीआर फाइल्स थी, थोड़ा उसके टाइम्स को, रिटर्न फाइलिंग को थोड़ा मतलब एक रिलैक्स किया गया। मान लो आपसे कोई गलती हो गई तो आप खुद से उसको ठीक कर सकते हो, उसका समय दिया गया है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी टीडीएस, ठीक है। नॉन रेजिडेंट सेलर टू रेजिडेंट बायर, कोई नॉन रेजिडेंट सेलर कोई फॉरेन में बैठा है, उसकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में कोई बायर खरीद रहा है, तो उसको थोड़ा आसान किया गया है, उस प्रोसेसेस को आसान किया गया है, ठीक है। वो पैन से अपना वो कर सकता है। फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम, किसी के पास फॉरेन एसेट्स हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी मतलब कोई जिसने फॉरेन कंपनीज के शेयर ले रखे हैं या वहाँ पर कोई लैंड ले रखी है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने मतलब थोड़ा प्रोसेस को सेट किया है, ईजी किया है। कहा है कि भाई आप इतना इतना टैक्स भर दीजिए तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। आप लाइक डिड नॉट, जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसमें दो कैटेगरीज दी गई हैं, समय दिया गया है, ठीक है। मकसद अगेन ये है कि स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल, टेक एम्प्लॉयज़ जो है, या रीलोकेटेड एनआरआईज जो हैं, वो फॉरेन एसेट्स के बारे में सरकार को बता दें, अपना जो भी टैक्स बनता है, जो भी पेमेंट है वो करें, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन रैशनलाइजेशन, अगेन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्री पेमेंट रिड्यूस कर दी 20 से 10% तक, ठीक है। असेसमेंट प्लस पेनल्टी इन कॉमन ऑर्डर, ठीक है। पहली बार जब कोई अगर पेनल्टी होगी, होता क्या था कि जैसे किसी व्यक्ति, टैक्स सिंपल भाषा में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो क्या ठीक है यार ये नहीं पूछेगा, बट समझना इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स टेररिज्म इसको कई बार बोला जाता था। टैक्सेशन अथॉरिटी ने कहा कि भाई आप पे इतना टैक्स बनता है, ठीक है जी। वो कंटेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं जी, मेरे सारे बुक्स ठीक हैं, नहीं है ये। तो अब जितना टैक्स उन्होंने कहा कि बनता है, उसका 20% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप फाइल कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को भी। उसका मकसद ये है कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब कहीं ना कहीं वो बंधा हो, उसको पता हो कि भाई इतना तो मिनिमम पे करना पड़ेगा। तो वो जो 20% तक, उसको मान लो उसको कहा गया कि तुमने 1 करोड़ का तुम्हारा टैक्स बनता है, 1 करोड़ तुम पे करो, तो उसको 20 लाख पे करना पड़ेगा। तब वो हायर अथॉरिटी में जो है चैलेंज कर सकता है कि नहीं नहीं, मेरा 20 लाख भी नहीं बनता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने सारे मेरा टैक्स
जो है, ठीक है, बट उसका 20 लाख रुपया ब्लॉक हो गया, ठीक है, अब वो कम करके 10% कर दिया गया है। ओके, पोस्ट रीअसेसमेंट अलाउड इवन आफ्टर रीअसेसमेंट इनिशिएटेड, ठीक है, एडिशनल 10% टैक्स रेट ओवर। तो अगेन इसमें भी थोड़ा सा मतलब आप रीअसेसमेंट अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई टेक्निकल एरर हो गया, कोई क्लैरिकल एरर हो गया, उसको आप दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है, तो रीअसेसमेंट को किया गया। इम्यूनिटी फ्रेमवर्क एक्सटेंशन नाउ अप्लाइज टू मिस रिपोर्टिंग टू ऑल्सो, ठीक है, किसी से मिस रिपोर्टिंग हो गई उसको इम्यूनिटी दी जाएगी। मतलब कुल मिला के मकसद ये है कि आप पहले क्या था कि भाई ऐसे देखा जाता था कि ये टैक्स की चोरी कर रहा है, अब ये देखा जा रहा है कि नहीं, मैक्सिमम लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। देयर आर सर्टन पीपल हु वांट टू अवॉइड द टैक्स, इवेड द टैक्सेस, बट मैक्सिमम लोग आर जेन्युइनली पेइंग द टैक्सेस। इस सोच से हमें चलना है। अगर ऐसा हो सकता है आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने देखा है, ये है वो है, बट इस सोच से चलना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वॉलेंटरली सही से टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं है ऑब्वियसली उस पर एक्शन होगा, बट सरकार जो है इसको थोड़ा सा मतलब इस पेनल्टीज को कम करे, ठीक है, और एक फेवरेबल माहौल लेकर आए, ठीक है, वो वाली बात है कि पुलिस से लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, पुलिस लोगों की सर्विसेज के लिए, वैसे ही जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं वो लोगों की सर्विसेज के लिए हैं। ओके, प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क, डीक्रिमिनलाइजेशन, अगर आपने बुक्स डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किए तो वो पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में मैं कई बार बोल चुका हूँ पूरे सेशन में कि प्रोसेस रिफॉर्म है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बोरिंग सी चीज़ें हैं सारी ये, ठीक है। अब अगर कोई सेशन यहाँ तक देख रहा है मतलब वो बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, सिंसियरली वो एग्जाम क्रैक करना चाहता है, बट दिस इज एग्जैक्टली इवन यू मे बी वर्किंग इन द फ्यूचर। बहुत सारे प्रोसेस रिफॉर्म होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, बोरिंग होते हैं, जो बड़ी लाइमलाइट में नहीं आते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मीडिया में ना बहुत सुपरफिशियली बस ये है, जो टेक्निकल डिटेल्स है उसको कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को भी आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, बट उम्मीद करता हूं कि जो देख रहा है उसको वैल्यूडेशन फील हो रही है, ठीक है, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स ऑल्सो। ओके, अब देखो, जैसे जो पनिशमेंट था 7 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। कुछ जो ऑफेंसेस थे जिनमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट था उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। जो माइनर ऑफेंसेस हैं उसमें कहा कि सजा होगी नहीं, सिर्फ फाइन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ऐसे में या किसी इंटरव्यू में बोल सकते हैं इन पॉइंट्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो जहाँ पर 2 साल सज़ा थी वहाँ 6 महीने कर दी गई है, जहाँ 7 साल 2 साल कर दी गई है, ठीक है। ओके, और अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं नॉन इमूवेबल या मूवेबल कह लीजिए, तो अगर 20 लाख से कम है कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। ओके, कॉपरेटिव्स को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। अगेन क्यों दिए गए हैं? कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 43 भी, जैसे कैटल फीड है, कॉटन सीड है, ठीक है, उसको जो है मतलब टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं कि आप फॉरेन से अगर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, फेडरल कॉपरेटिव्स, ठीक है। इसके अलावा अलाउड एज, अगर एक कॉपरेटिव का दूसरे कॉपरेटिव के पास जो है डिविडेंड जा रहा है या विद इन कॉपरेटिव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो उस पर भी टैक्सेशन के बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगेन मैं बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। और मकसद यही है अगेन, ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे अगर 3 साल का डिविडेंड इनकम का एग्जेम्पशन दिया गया है नोटिफाइड फेडरेशंस में, अगेन कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आईटी सेक्टर सपोर्ट, सेफ हार्बर। अब जैसे बहुत सारी आईटी सर्विसेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, मर्ज किया गया है, सिंगल कैटेगरी में रखा गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, केपीओ, ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट आर&डी, केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सेफ हार्बर मार्जिन मतलब अगर उन्होंने कहा कि भाई हमारा सब 15.5% प्रॉफिट मार्जिन है, इतना बचता है सब काट पीट के, तो कोई ऑडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं कैसे है, आपका तो 25% प्रॉफिट बन रहा है, आपका तो 20% बन रहा है, इतना मान लिया जाएगा। क्यों
भाई उसको ऑडिट करने में बहुत लोग जाते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ईज आउट करना, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप यू आर ट्रस्टिंग द बिजनेस कि वो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें कोशिश की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो थ्रेशोल्ड था 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक ले गए हैं, ठीक है। ओके, प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड कर दिया गया है, रूल ड्रिवन अप्रूवल, नो टैक्स ऑफिसर एग्जामिनेशन नीडेड, ठीक है, अगेन, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों का आईटी प्रोफेशनल्स, अभी अगर आप देखेंगे मोहनदास पाई, वेरी फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू इन्फोसिस, वन ऑफ द फाउंडर्स, ही सेड इन द इंटरव्यू ऑल्सो कि यार मतलब लाइक टैक्स ऑफिसर्स आके लिटरली इट्स लाइक टैक्स टेररिज्म जो वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है, कि भाई दे आर लाइक थ्रेटनिंग द बिजनेसेस, ठीक है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लाइक आईआरएस ऑफिसर्स पिछले 10 साल में 120 से ज़्यादा आईआरएस ऑफिसर्स ने छोड़ा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे काफ़ी 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे, और उसके पीछे टेक्निकल क्या रीजन थे वो भी मैंने बताए थे, ठीक है। तो वो आप वीडियो देखना तो आपको ये चीज़ भी समझ आएगी। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है जी, अगेन लाइक पहले से जो है अगेन प्रोसेस रिफॉर्म, प्रोसेस इजी किया गया है, ठीक है। अट्रैक्टिंग ग्लोबल बिजनेसेस, क्लाउड डाटा, अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाउड सर्विसेज। इंडिया दुनिया की 16% 16-17% पॉपुलेशन है। डेवलप्ड कंट्रीज जो कि जैसे यूएस की बात करें तो 4% है दुनिया की पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें यूरोप भी आप ऐड कर लोगे तो और 6-7-8% हो जाएगा, या 10% हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे जो डाटा होल्ड करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज 73%। अगेन इकोनॉमिक सर्वे का डाटा दे रहा हूं मैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज में 73% हमारा जो डाटा है वो कहाँ के डाटा सेंटर में स्टोर है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के डाटा सेंटर में स्टोर है। तो यहां पर सरकार कह रही है कि भाई आपको टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा 2047 तक, अगले 22 साल तक टैक्स हॉलिडे है, ठीक है, डाटा सेंटर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो आप जो है इंडिया में डाटा सेंटर्स खोलिए कुल मिला के, ठीक है। और डाटा सेंटर सर्विसेज सेफ हार्बर 15% ऑन कॉस्ट, ठीक है, अगेन 15% जो है उसका एक मार्जिन रखा गया है, ठीक है। ओके, कंपोनेंट वेयर हाउसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस होता है सामान स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट जो हैं, जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, फॉरेन में रह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि वो इंडिया में आके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, कंपोनेंट वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट करें। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकें, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। अगेन मकसद क्या है, डाटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वो भारत में हो, ठीक है। इसके अलावा टॉल मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्पशन, अगेन नॉन रेजिडेंट्स को कैपिटल गुड्स, बड़ी मशीनरी में टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। इक्विपमेंट्स, 5 ईयर का एग्जामेशन की बात की गई है, ठीक है जी। नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया 5 ईयर, 5 साल तक रह सकते हैं इंडिया में। तो आप कहीं ना कहीं ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में आके काम करो, ठीक है जी। एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्लोबल नॉन इंडिया सोर्स्ड इनकम, ठीक है। तो उन इनकम टैक्स में बहुत सारी रिबेट्स दी गई हैं उनको, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे भी जो है एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है, अगेन जॉइंट कमेटी बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, सीबीडीटी का, और इनकॉर्पोरेट किया जाएगा आईसीडीएस इनटू आईडीएस। अब ये क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं, इनकम कंप्यूटेशनल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इनटू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगेन दो चीज, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स मैनेज करने होते थे कंपनीज को, उसको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा। अगेन प्रोसेस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, बायबैक और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गई, ठीक है। बायबैक पे टैक्स क्यों लगाया गया, कंपनीज क्या कर रही थी, मतलब मान लो जो प्रमोटर्स हैं, मतलब जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, समझ लीजिए, वो क्या कर रहे थे कि डिविडेंड्स नहीं ले रहे थे। डिविडेंड पे जो टैक्स था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी जो बोलते हैं, वो ज़्यादा था, और
उस पैसे से आप शेयर्स खरीद ले रहे हो, उस पे टैक्स कम था। तो बेसिकली एक लूप होल था टैक्सेशन सिस्टम में जो कंपनी के प्रमोटर्स यूज कर रहे थे, तो उसको प्लग करने की कोशिश की गई है। ठीक है जी। और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जब आप स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, ठीक है, इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे जो है टैक्स को बढ़ाया गया है। अब इसके पीछे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले टैक्स को भी बढ़ाया गया है। उसका मकसद कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से है, खैर मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्या मतलब बहुत बैडली उसको रिसीव किया और एकदम मार्केट नीचे गई। बट सरकार जो ये कहना चाह रही है यहाँ पर वो ये है कि भाई जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट में उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और स्टेबिलिटी लाई जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखोगे तेंदुली इस पे टैक्स कम किया गया, बट बहुत सारे जो आपका प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स बढ़ाया गया है, खासकर ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, उस पर बढ़ाया गया टैक्स। ओके, सो नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम रिफॉर्म। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है कि कंपनी ने टैक्सेशन सिस्टम के लूप होल्स को यूज करके कहा कि भाई हम तो जीरो टैक्स बन रहा है हमारा तो वो टैक्स बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो पहले वो 18% होता था, फिर कम करके 15% किया, अब क्या 14%। मतलब अगर आप 14% प्रॉफिट शो कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, उसके बाद उसको मतलब एक बेयर मिनिमम मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है, मतलब अगर आप यू आर एंड अप पेइंग जीरो और मिनिमल टैक्स, तो मिनिमम 14% मान लिया जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका शिफ्ट टू न्यू रिजीम। ठीक है जी, ओके। कस्टम ड्यूटी, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखो कि ये क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में बने, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन हो, तो मोनाजाइट पे जैसे टैक्स कम कर दिया। ठीक है, कैपिटल प्रोसेस फॉर कैपिटल गुड्स फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, उस पे जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए। न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा, ऑल गुड्स फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ठीक है, ये यहाँ पर कम कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल प्रोटेक्टर एब्जॉर्बर रोड्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टर्स। तो सीधा सीधा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट्स थे उन पे टैक्सेस को कम किया गया। ठीक है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सोडियम एंटोमेनेट, सोलर ग्लास, जो सोलर पैनल्स को बनाने के लिए यूज होता है, उस पे टैक्स नील कर दिया गया, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करके सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें। लिथियम आयन बैटरी के लिए कैपिटल गुड्स, उसको, तो ये भी अगेन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने। तो उन सारी चीज़ों पे जो इंपोर्ट या कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल है उसकी जो उस पे जो टैक्सेस थे उसको कम किया गया है ताकि इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है पार्ट्स, उसके उस पे जो टैक्सेस थे उसको नील कर दिया गया। इसके अलावा सिविल एविएशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगेन कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया में बने फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट्स। डिफेंस सेक्टर में, ठीक है जी, अगेन रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए जो डिफेंस में सेक्टर में है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग, जिसको MRO बोला जाता है, उसके स्पेयर पार्ट्स पे जो है टैक्सेस को कम किया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट है देश के लिए, फ्यूचर के लिए, उन पे उसके रॉ मटेरियल को उस पे टैक्स कम किया गया है, नील कर दिया गया मैक्सिमम जगह। अगेन प्रोसेस रिफॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात है। ठीक है, 17 न्यू ड्रग्स, ठीक है, 17 ड्रग्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उन पे जो है टैक्सेस को कम कर दिया गया है। 7 रेयर डिजीजेज एडेड टू NPRD, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, ठीक है, उन पे भी टैक्सेस को नील किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कस्टम्स ड्यूटी, पर्सनल इंपोर्ट्स एंड अदर। ठीक है, तो ऑल ड्यूटेबल गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए उस पर कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट कह लीजिए ड्यूटीज़ लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इस पे नील था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे ये बढ़ाया गया है। ठीक है, और अम्ब्रेला, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब अभी इतना नहीं जाएगा स्पेसिफिक चीज़ों में। ओके, ठीक है, एग्जेम्पशंस जो है उसके बारे में बताया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
फ्री इंपोर्ट, अगेन सी फूड प्रोसेसिंग, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सी फूड के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर जो टैक्स है उसको कम किया गया है, ठीक है। लेदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो आप रॉ मटेरियल मंगवाते थे और फिनिश्ड गुड जब आप बना लेते थे तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो सामान एक्सपोर्ट करना होता था। बट अब क्या है, मान लीजिए किसी इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएस ने टैरिफ लगा दिए, अब उसकी वजह से क्या है, आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई। अब उसको सामान बेचना है इस रूल के तहत, तो उस समय को 6 महीने से 12 महीने किया गया कि भाई वो अपने तरीके से, जब उसको लग रहा है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तब वो बेचे, मतलब ऐसा ना हो कि उसको फोर्सफुली बेचना पड़ रहा है, ठीक है जी। ओके, शू अपर्स, पहले क्या था शू सोल, मतलब जो आपका जूते की सोल है वो इंपोर्ट करना, अब उसका जो अपर वाला पार्ट है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, ताकि अगेन शू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। जैसे मैंने पहले से बार बार बोलता जा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट चीज़ों को फोकस किया गया है, ठीक है। बायोगैस, ब्लेंडेड सीएनजी, ठीक है, एक्सक्लूड बायोगैस फ्रॉम ड्यूटी कलेक्शन, ठीक है जी। नेशनल क्लाइमेटी कंटीजेंट ड्यूटी, ठीक है। अब इसमें देखो, चुइंग टबैको, इस पे टैक्स बढ़ा दिया 25 से 60%, ठीक है। जर्दा, सेंटेड टबैको, इस पे बढ़ा दिया, अदर टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कस्टम प्रोसेस रिफॉर्म, ट्रस्ट बेस्ड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। अब एक और चीज़ की गई है, जैसे चाइना में होता है, चाइना में भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 32 लेन का हाईवे है, सीधा पोर्ट पे पहुंचेगा, पोर्ट पे लोड होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर क्या है, ये भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा, हमारे यहाँ पे 30 घंटे लगते हैं ये पूरे के पूरे प्रोसेस में, लोडिंग अनलोडिंग चेकिंग में। अब क्या है, मान लो कंपनी है, कंपनी में वो पैक हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली सील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सील मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू सील हो गया। अगर वहाँ पे वो सील हो गया, वहाँ पे चेक हो गया, अब बीच में चेकिंग नहीं होगी, सीधा पोर्ट पे लोड होगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मकसद क्या है, टाइम को कम किया जाए, प्रोसेसेस को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसी पे वो बात कर रहा है, ठीक है। ओके, कस्टम क्लियरेंस, ये वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क, ये मैंने जो जो आपको अभी बताया, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर्स को टीयर 2 टीयर 3 जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रस्टेड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, जो लगातार सामान आयात निर्यात करते हैं, जो आपको पता है कि भाई ये रेगुलर कर रहे हैं, तो उनके प्रोसेसेस को थोड़ा, मतलब उनकी जो चेकिंग है कम की जाएगी, उन पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पर की गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड भी लिखा है ट्रस्ट बेस्ड, ठीक है। ओके, फिशरीज़ की हमने बात कर ली है। जो नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग, तो कस्टम के जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें बहुत लोग ये कहते थे कि भाई इसमें करप्शन होता है, इसमें चेकिंग होती है कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा, कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है हरासमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है, ठीक है। बैगेज क्लियरेंस, आप विदेश में घूमने जाते हैं तो बहुत सारा क्राइटेरिया कि ये चीज़ नहीं ले जा सकते, पर बहुत लोग बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं, मतलब जैसे अपना सामान फिर वापस लेके आते हैं, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये है आज का सेशन, बजट का पूरा सेशन। शुरुआत का जो पार्ट था, कितना टैक्स है, रुपी कहाँ कहाँ से आ रहा है, रुपी कहाँ कहाँ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो सारा पार्ट था ये थोड़ा सा टफ था बट इम्पॉर्टेंट था। किसी ने भी, मैं आपको सही बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, इसलिए नहीं कि मैंने किया है, बट आप यूट्यूब पे जाकर देख लेना, या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी ने इतनी निटी ग्रिटीज में नहीं समझाया, सबने बहुत सुपरफिशली चीज़ें डिस्कस करी हैं। सो मेरी कोशिश थी कि जो भी एफएम की स्पीच थी उसको हम बहुत थॉरोली डिस्कस कर लें। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स वेदर यू लाइक द वीडियो, वेदर इट सर्व्स अ पर्पस, आपको समझ आया। जो चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जो पीडीएफ है ये मैं शेयर कर लूँगा टीम निष्ठा ऐप पे, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।